हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने S1, O1, O2 इनके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जेई मेंस के। आज हम S2 और जेई एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो S2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन कर दो। लेकिन गिवन क्या है, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। एक प्रोडक्ट बन रहा है डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2OH, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन और तीसरा बन रहा है हाइड्रोजन। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक एनोड पर एक कैथोड पर, बट यहाँ पर तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है दो प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रोड पर कैसे बन सकते हैं? तो आई थिंक बन सकते हैं, हो सकता है दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो तो वो दो बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से दो प्रोडक्ट एक ही इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं। तो चेक करते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन रहा है? ऑक्सीडेशन से। तो ये कहाँ होगा? कैथोड पर। कैथोड पर H2S नहीं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड गड़बड़। डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन से बन रहा है तो ये कहां पर होगा? एनोड पर। H2S2O। ऑक्सीजन कैसे बनती है? ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन किसका होता है? हाइड्रोजन का। H+ से H0 रिडक्शन यानी कैथोड पर। कह सकता हूं इक्विवेलेंस ऑफ H2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, 9.722 वॉल्यूम दे रखा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है। इनके इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। एन फैक्टर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 और H2S2O8 का एन फैक्टर दिख रहा है 2। मोल्स ऑफ H2 into n factor 2 moles of O2 into n factor 4 plus moles of H2S2OH into n factor। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स पता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वाटर की अमाउंट दे रखी है 8.2 into 10⁻² लीटर और हमें बताना है कि ये जितना भी पानी है डल लेक में, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे और उसमें हम करंट जो यूज कर रहे हैं उस करंट कितने एम्पियर की है? 1.5 into 10⁶ एम्पियर करंट, जो कि बहुत ज्यादा है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? सीधा सीधा इक्विवेलेंस बैलेंस इक्वेट करना है, लेकिन वाटर का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? देखिए ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है वाटर की, वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ज्यादा अच्छा ऐसे 1 मोल वाटर के लिए बैलेंस करो। याद करो रिडॉक्स में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर डीकंपोजिशन टाइप रिएक्शंस हैं तो उनका एन फैक्टर कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में पर मोल ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो चाहे वो हाइड्रोजन से निकाल सकते हो या ऑक्सीजन से, बिकॉज एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, 2 हाइड्रोजन के एटम है पर मॉलिक्यूल, वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। तो पर मोल ऑफ H2O 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4 नहीं है। जिन 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लूज कर रहा है उन्हीं को 2 को हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 2। पानी कितना है? 8.2 into 10⁻⁴ लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। डेंसिटी 1, तो इतने ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय 18, ये मोल्स ऑफ वाटर इनटू n फैक्टर 2 इक्विवेलेंस ऑफ वाटर इक्वल्स टू I 1.5 into 10⁻⁶। ईयर्स की बात हो रही तो लेट्स से x ईयर्स, लेकिन यहाँ तो टाइम सेकंड्स में पुट करना होगा। तो 365 into 24 into 3600।
लास्ट में 3600 लिखा हुआ मैंने, डिवाइडेड बाय 96,500 एक्स के लिए सॉल्व करना। अच्छा खासा टाइम आएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये तो बहुत सिंपल, बट एक तो इसमें डबल वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही क्योंकि इसमें दो कंपार्टमेंट नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में कह सकते हो जिंक का एक अलॉय है, दूसरे कंपार्टमेंट में जिंक का एक अलॉय है। जिंक अमलगम दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है Zn2+। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है, दोनों जिंक जो सॉलिड है, जिंक अमलगम, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड पर है, एक ये एनोड पर, ये कैथोड पर, इनमें डिफरेंस। अब नॉर्मली क्या होता है जब हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो इनको सॉलिड्स को तो लिखते ही नहीं। अब अगर यहाँ पर हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नस्ट इक्वेशन में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब लिखे क्या, सॉलिड्स को किस फॉर्म में लिखा जाए? तो यहाँ पर देखो सिंपली हमें कुछ डेटा दे रखा है C1 एंड C2, सॉलिड्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सिंस जब हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें रेशियो आता है, तो हम यही कह सकते हैं कि इनके एक्टिव मास जो होंगे, सॉलिड से एक्टिव मास जो होंगे, वो इनके C1 और C2 के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल तो 0 माइनस 0.2 लॉग कैथोड पर, यानी ये प्रोडक्ट साइड में तो कैथोड पर अमाउंट क्या दे रखी C2, एनोड पे क्या दे रखी C1। पुट कर दो आंसर। C2 की वैल्यू है 1, ये मानते हुए कि जो एक्टिव मास है वो C1 C2 के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 22। एक अलॉय बनाना है, 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, मरकरी का कैथोड है। मरकरी के कैथोड पर हमें पता है कैडमियम जो है डिपॉजिट होगा, कैथोड पर जाके कैडमियम डिपॉजिट होगा। तो कैडमियम मरकरी का एक अलॉय बनाना है, और उस अलॉय की कंडीशन ये है कि उसमें कैडमियम का परसेंटेज जो है 12% होना चाहिए। ऑलरेडी जो कैथोड है उसका मास कितना है, 2 ग्राम। 2 ग्राम कैथोड है और फाइनली हमें जो अलॉय चाहिए उसमें कैडमियम का परसेंटेज 12% होना चाहिए बाय मास। क्या कहते हो, कितने ग्राम कैडमियम डिपॉजिट करना होगा? क्या 2 का 12%? क्या 2 का 12%? तो आंसर इज नो। अलॉय का 12% कैडमियम होना चाहिए। तो कैडमियम जाके डिपॉजिट होगा तो अलॉय का मास 2 नहीं बढ़ जाएगा। तो वो जो इंक्रीज्ड मास है उसका 12%, यानी लेट्स से अगर हम x ग्राम का कैडमियम डिपॉजिट करते हैं तो टोटल अलॉय का मास कितना हो जाएगा, 2 + x। तो 2 + x का ये x कितना परसेंट होना चाहिए, 12%। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी वो आपको देखना होगा। जो भी 70 नहीं, यहाँ से 100x 34 + 12x, फिर इधर आएगा 88x, x की वैल्यू निकाल। ठीक है, चलिए जेईई एडवांस की बात करते हैं। जेईई एडवांस
क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 इज चेंज टू x कर दी, जो 1 थी उसको x कर दी, तो सेल पोटेंशियल जो है वो 2.70 से कम होकर 2.67 आ गया, तो वैल्यू ऑफ x बतानी। आई थिंक आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई नोट का दे रखा है, x की टर्म में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। डेटा भी बहुत सारे गिवन है, ध्यान रखना यहाँ पर डेटा गिवन जो है उनको यूज करो, जैसे F/R की वैल्यू 11,500 दे रखी है, LN10 की वैल्यू 2.30 दे रखी है, उन्हीं को हमें यूज करना है। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, तो वो डेटा जो क्वेश्चन में वो यूज करके आपको आंसर निकालना है, क्योंकि डेसिमल टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, तो आंसर उसी अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा H0 एक सेल दे रखा है, A converting into AN plus 2N, B 2N plus 1N into then delta H0 of the cell reaction is twice of delta G0. Delta H0 is twice of delta G0. If this EMF of the cell is 0, delta G is 0, EMF 0 मतलब the delta S0 of the cell per mole of B is, बताना क्या, delta S0 बताना है, वो भी पर मोल ऑफ बी के जब 1 मोल होंगे, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा जी 0, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस RT ln Q। तो देखते हैं वैल्यूज, Q पहले R T, Q की वैल्यू क्या होगी, तो रिएक्शन लिखनी होगी, A का ऑक्सीडेशन, B का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ए प्रोडक्ट साइड में इसकी कंसंट्रेशन 2, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1, ठीक है। तो डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई RT ln 4। निकालना क्या है, डेल्टा S0, तो डेल्टा G0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, T डेल्टा S0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0। डेल्टा H0 की वैल्यू 2 टाइम्स, तो ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा G0। डेल्टा G0 की वैल्यू किसके बराबर है, RT ln 4। T से T कैंसिल आउट, तो डेल्टा S0 इक्वल्स टू R ln 4। ln 2 की वैल्यू दे रखी है, बाकी R की वैल्यू दे रखी है, निकाल सकते हैं। अच्छे लेंदी क्वेश्चंस है, काफी बड़ी बड़ी लाइंस है, तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आप कर पाओगे। कंसंट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के बड़े क्वेश्चंस में क्या करो, जो भी डेटा दे रखा हो लिख ले लो, 0 0 1 5 है, हमेशा चेक कर लो 0 कहीं कम तो नहीं लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टेंस दे रखी है 5 × 10⁻⁻7 साइमन्स, पीएच दे रखी है 4,
लिमिटिंग लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट निकालना है आई थिंक। कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से लैम्डा एम आएगा। लैम्डा एम आ गया, और यहां से कंसंट्रेशन भी पता है, पीएच भी पता है। पीएच यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन वीक मोनोपोस एसिड है, तो ये कितना होगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कॉन्सेंट्रेशन है इंटू अल्फा इक्वल्स टू तो ये अल्फा यहां से आ गया, यहां से लैम्डा एम आ गया। अल्फा और लैम्डा एम को यूज करो तो उससे क्या पता चल जाएगा आपको, लैम्डा एम इनफाइनाइट। हो जाएगा, नहीं होगा, ये आंसर निकालो, कर सकते हो जाएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक रिएक्शन है x कन्वर्टिंग इनटू y, इसका डेल्टा G नॉट दे रखा है -193 किलो जूल पर मोल। डेल्टा G नेगेटिव है यानी ये स्पॉन्टेनियस है, और इसको हम यूज कर रहे हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने में, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रन करवाने में। तो हमें बताना है कि कितने मोल्स इसके, अगर 1 मोल ऑक्सीडाइज होते हैं तो इससे हम कितने मोल्स M+1 के ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, कितने मोल्स M+1 के ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, -0.25। डेल्टा जी निकाल, मान लो इसके n मोल्स करवा सकते हैं, ये 1 मोल के लिए पहले 1 मोल का डेल्टा जी निकाल देते हैं, -2 प्लस हो जाएगा 0.25 इंटू एफ। ये 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 2.25 इंटू एफ इंटू n इक्वल्स टू, ये डेल्टा जी पॉजिटिव, वो डेल्टा जी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। आई थिंक ये 96,500 1930 1930, ये 2 टाइम्स n इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX जो है वो is 10 times smaller than molar conductivity of a solution of HY. Lambda m of HX is and lambda m of HY, तो ये रेशियो कितना आ रहा है 1/10। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों का जो x और y का जो लैम्डा इनफाइनाइट है, x का और y का वो बराबर है। सिंस hx और hy करेंगे, दोनों तरफ h प्लस आयन ऐड होंगे, तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ hx जो है
वो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एच वाई के बराबर होगा, और यहां पर ये लैम्डा एम का रेशियो है, तो दोनों के लैम्डा एम इनफाइनाइट तो सेम है, लेकिन लैम्डा एम का रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब वो 100% आयनाइज नहीं हो रहा है। तो आप चाहो तो लैम्डा एम को क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट, अल्फा इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये इनका किसका रेशियो आ गया, अल्फा का, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, दोनों के अल्फा का यहां से रेशियो पता चल गया, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, उनके Ka1 Ka का रेशियो फाइंड आउट करना है, अल्फा का रेशियो आ गया। अब Ka क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन पता है, अल्फा का रेशियो पता है, Ka1 C1 अल्फा 1, Ka2 C2 अल्फा 2 का स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है, करेक्शन आंसर में चलिए समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, तो डज नॉट, ए ऑप्शन डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, तो ये तो ट्रू हो गया, ए तो आंसर होगा ही ट्रू। डी ऑप्शन इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो डी ऑप्शन फॉल्स है, डी ऑप्शन फॉल्स है। अब बचते हैं बी और, ये ट्रू, बी और सी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं एज अ फैक्ट, जो जेई ने आंसर दिए थे ना, वो तो ये दिए थे ए और ए सी, ये जेई के आंसर, और जो मैंने आंसर दिया है वो है ए बी। क्यों, तो जेई ने तो माना सी सही भी है और गलत भी है, इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, तो इवन आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो और कॉमन सेंस भी है। बहुत सारे सेल्स हमने ऐसे डिस्कस किए जहां पर कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं था, तो ये कोई जरूरी नहीं है सेल के लिए, बट जेई ने इसको सही भी माना गलत भी माना, ठीक है, बट जेई ने बी ऑप्शन को रॉन्ग माना है, बी ऑप्शन को रॉन्ग माना है, जो कि मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है। सॉल्ट ब्रिज अगर आप यूज नहीं करते हो तो फिर न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या होगा, आपको एसपीएम यूज करनी पड़ेगी, बिना इसके तो सेल बनेगा ही नहीं, और एसपीएम यूज करोगे तो एक तरफ से आयंस दूसरी तरफ जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज यूज करने पर सॉल्ट ब्रिज के आयंस एक दूसरी तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन में आयंस एक दूसरे की तरफ नहीं मूव करते हैं, तो स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। यस, सॉल्ट ब्रिज एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस का डिफ्यूजन को रोकता है, वो अपने आयंस सप्लाई कर देता है दोनों तरफ, इलेक्ट्रोड्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। और यही अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे, देखो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा, बात ही सब सॉल्ट ब्रिज लगानी या नहीं लगानी की हो रही थी, नहीं लगाओगे तो ये ऑप्शन है, और लगाओगे तो फिर ये सेट है। यहां पर हम ऐसे सेल की तो बात ही नहीं कर रहे जहां पर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए बी ऑप्शन ट्रू है। तो ये जेई के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, बट हाँ मुझे लगता है ये आंसर सही है, ए और बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जेई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इस पर पूरा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सबसे एक और जो एरर होती है वो मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स और वाई, किसको किस में मिक्स कर रहे हैं ये दिखा गिवन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पहले लिखा होता है तो उसको बीकर में, और जो बाद में लिखा होता है उसको ब्यूरेट में सोच लेते हैं, बट यहाँ उल्टा कर दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि वाई में एक्स मिक्स कर रहे हैं, वाई में एक्स मिक्स कर रहे हैं, क्या होगा, तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो C2H5 बोल थ्राइस है, N नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, बेस है, वीक बेस है लेकिन, और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो P वीक एसिड वीक बेस का क्वेश्चन है। वीक एसिड वीक बेस में मैंने आपको बताया था कर्व के साथ है, पहले बढ़ती है फिर जीरो से नहीं, पहले बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन
सेकंड Ki प्लस AgNO3 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का केस है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का केस है, पहले कांस्टेंट फिर बढ़ेगी, ये तो किसमें देगा इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन ये थर्ड, सेकंड वाला किससे मैच करेगा, फोर्थ एसिटिक एसिड प्लस KOH, KOH में आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो, KOH में एसिटिक एसिड, तो पहले डिक्रीज और फिर कांस्टेंट, सेकंड NaOH और HI दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, 1। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, बस केयरफुली उनको यूज करो। देन क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे कर चुके हैं 11 12 की तरह, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है MX2 का, सेल पोटेंशियल दे रखा है, सेल पोटेंशियल से आप एनोड पर M+2 की कंसंट्रेशन निकालो, वही आपकी सॉल्युबिलिटी हो गई, और उसका 4s³ कर सकते हो, उसका 4s³ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। 11th बड़ा आसान है, डेल्टा G निकालना है, सेल पोटेंशियल दे रखा तो -NFE से आ जाएगा, सेकंड पार्ट में नस्ट इक्वेशन यूज करके एनोड पर M+2 की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, जो M+2 की कंसंट्रेशन है वही सॉल्युबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 नस्ट इक्वेशन लगा दो, नस्ट इक्वेशन लगा दो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 22 इसकी बात करते हैं, पैराग्राफ है पूरा, क्या कहा जा रहा है, a 4 molar solution of NaCl, 4m NaCl solution, जिसके कितने ml है, 500 ml, is electrolyzed. This leads to the evolution of chlorine gas at one of the electrode, ठीक है, एक जगह क्लोरीन इवॉल्व हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी इवॉल्व होगी वो बताना है। तो सीधी सी बात है, 4m 500 ml Cl आयन के कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स Cl आयन, तो क्लोरीन गैस के कितने मोल होंगे, 1 मोल। सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है 22 कैथोड अगर मर्करी का, तो याद करो मैंने आपको बताया था अगर प्लेटिनम का कैथोड है तो Na+ और H+ में से पहले कौन डिपॉजिट होगा, H+, लेकिन अगर मर्करी का कैथोड है तो Na+ डिपॉजिट होगा, Na+ डिपॉजिट होगा। तो पूछा जा रहा है कि जो अमलगम बनेगा उसका मास कितना होगा, मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एक डाउट आता है कि अमलगम का मैक्सिमम वेट कितना होगा, तो ये जो अमलगम बन रहा है बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है Na2Hg2, यहां पर ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला बनता है Na2Hg2, तो कह सकते हो सोडियम के 2 मोल्स है, 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास पूरे का निकाले तो 430 ग्राम। हाँ आप कह सकते हो सर हमें ये तो पता ही नहीं ये फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छी बात क्या है यहाँ पर बाकी फॉर्मूले आप और क्या सोच सकते हो, Na2Hg2 सोचो या NaHg सोचो, उससे आंसर में चेंज नहीं आएगा।
और आंसर और क्या सोच सकते हो Na2Hg, क्योंकि मरकरी जो है तो +1 में रहता है या +2 में, वैसे तो आप सबको पता है मरकरी +2 में ही रहता है, लेकिन आप +1 में सोचोगे, सॉरी प्लस यहाँ पर +1 में, यहाँ पर +2 में सोचोगे तो ये ऑप्शन आएगा। बट इसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला माने तो 1 मोल, सॉरी हमारे पास सोडियम के भी कितने मोल्स है, 2 मोल सोडियम है, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल का मास कितना होगा 230। ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। 230 क्या मतलब 246, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 2 है सोडियम का 23, 2 मोल का 46, तो 246 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ये मैंने गलत लिख दिया है, 200 प्लस 446। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से 26। अगेन लैंग्वेज की क्लियरिटी कम है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो सेकंड डेटा दे रखा ना ग्लूकोज का, अगर आप देखो तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन साथ में जो डेटा लिखा हुआ है वो E0 रिडक्शन का है। यानी यहाँ पर इस रिएक्शन का जो डेटा है C6H12O6 प्लस H2O H ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E0 का डेटा उल्टा करना होगा 0.05। नहीं थोड़ा अजीब सा, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की लिखो, साथ में डेटा रिडक्शन का लिखो, समझ में नहीं आता कि रिएक्शन गलत लिखी या डेटा गलत लिखा है, ये नहीं समझ में आता। तो ये E0 का डेटा ये है, बाकी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल और इनका डेटा दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक गिवन रिएक्शन का K निकालना है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसके साथ में सिल्वर का ऐड कर दो, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये कितना दे रखा है 0.8 वोल्ट। K निकालना है तो पहले E0 निकाल लो, E0 से फिर K आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट कहा जाए कि अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड करती तो pH जो है वो 11 होगी, pH 11 हो गई, तो which half cell reaction is affected by pH and by how much, which half cell reaction, तो बेसिकली यहाँ पर एक हाफ सेल में तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे हाफ सेल में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इस वाले सेल में तो कोई H+ आयन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अगर आप H+ आयन कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पोटेंशियल चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो हमें पूछा है, तो E0 चेंज पूछा है, तो वो तो केवल इसी पर डिपेंड करेगा। 0.06 ले लेता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लो पहले तो E0 का स्टैंडर्ड मानते हुए अब हमने pH कितनी घटी 11, H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻11 इसकी पावर 2 आएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो -0.06 इंटू -11, तो ये 11 E0, तो ये E0 जो है प्लस 0.66 इसके आसपास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। 0.65 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने 0.06 ले लिया, 0.05 लोगे 0.059 लोगे तो वही आ जाएगा। तो 0.66 वोल्ट से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि अमोनिया हैज अफेक्टेड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो देखो कोई किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकता, रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कर सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो फिक्स है तो वो चेंज नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आयनिक को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिक्स किया हुआ है, केएसपी दे रखा है AgBr का,
और इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी Ag+ आयन प्रेजेंटेड, जिसके मोल्स है 10⁻⁷, तो Ag+ का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो Ag 1 लीटर है। ये बहुत अच्छी बात है ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा एरर नहीं हो, क्योंकि मोल्स को ही हम क्या मान सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑलरेडी ये 10⁻⁷ है प्लस एस, ठीक है, इक्वल्स टू KSP। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उसको अगर हम देखें तो KSP 12 × 10⁻⁴, क्या यहाँ पर हम इस S को नेगलेक्ट कर सकते हैं 10⁻⁷ के रेस्पेक्ट में? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू भी बहुत कम। अगर आप S को नेगलेक्ट करते हो तो इस S की वैल्यू 12 × 10⁻⁷ से -7 आती है, 12 × 10⁻⁷ आती है, जो कि इससे तो ज्यादा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी और उससे S की वैल्यू निकालनी होगी। समझ में बात? आई थिंक सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व कर S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सॉल्यूशन में 3 तरह के आयंस है, Ag+, ब्रोमाइड और नाइट्रेट। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ प्लस S, ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन S और नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7। पूछा क्या हमें, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अब क्या होगी, इन तीनों की कंडक्टिविटी का सम होगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ प्लस कंडक्टिविटी ऑफ ब्रोमाइड माइनस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट आयन। अब ये कंडक्टिविटी कैसे निकालें तीनों की, तो इन तीनों का लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा दे रखा है। आयंस है तो लैम्डा एम और लैम्डा एम इनफाइनाइट में कोई डिफरेंस नहीं कह सकते हो, वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि आयंस है, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर अब तीनों के लैम्डा एम का डेटा दे रखा है, लैम्डा एम इनफाइनाइट। जैसे Ag+ के केस में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ निकालनी, Ag+ अपॉन 1000 इनटू कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷, S की वैल्यू आ चुकी है। ये लैम्डा इनफाइनाइट पता है Ag+ का, यहाँ से कंडक्टिविटी ऑफ Ag+, ब्रोमाइड आयन और नाइट्रेट आयन, तीनों के लैम्डा इनफाइनाइट से आप तीनों की कंडक्टिविटी निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, उससे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब आप सोचो कितनी सारी स्टेप्स क्वेश्चन में होंगी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी निकाली कॉमन आयन इफेक्ट लगा के, ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, वो किया। फिर आपने 3 क्वेश्चन किए, इसके लैम्डा इनफाइनाइट से इसकी कंडक्टिविटी, इसके लैम्डा इनफाइनाइट से इसकी और इसके लैम्डा इनफाइनाइट से इसकी कंडक्टिविटी, तीनों की अलग अलग करनी होगी क्योंकि तीनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग। उन तीनों कंडक्टिविटी को यहाँ पुट करके फिर आप किसकी कंडक्टिविटी निकालोगे, सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इसलिए कि बहुत बात तो बहुतों को समझ में ही नहीं आता कि ये सेल कैसे है, क्योंकि ऐसा लगता है पहला क्वेश्चन ही मेरा ये, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, डेल्टा G निकाल भी लिया होगा, डेल्टा G से E निकाल भी लिया होगा। कैसे, डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NFEC। डेल्टा G0 कैसे निकाला होगा, डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारे डेटा दे रखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से डेल्टा G0 आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करोगे तो E आ जाएगा। बट क्वेश्चन आता है ये N क्या पुट किया आपने, N की वैल्यू क्या पुट की, 1 2 जो भी पुट की है कहाँ से, क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, सिल्वर Ag+1 में, यहाँ पे भी +1 में, Cl -1 में -1, ये तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। और हमने एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का ही E0 निकाल दिया। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का E0 नहीं होता, केवल रिडॉक्स रिएक्शन का ही होता है। तो फिर और एक और क्वेश्चन पूछा गया, रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ ए सेल। एक सेल की फॉर्म में इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो। सेल की फॉर्म में कैसे करें, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन। बोलो कैसे, पीछे आंसर भी नहीं दे रखा है, मैं बताता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बहुत अच्छी तरह से सोचा। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया,
ये पूछा नहीं कि क्या ये सेल है या नहीं, आपसे तो कहा जा रहा है कि इसको सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। यानी यहाँ पर बेसिकली एग्जामिनर ने क्या किया है, दोनों तरफ सिल्वर सॉलिड जो था ना उसको लिखा ही नहीं। अब सोच के देखो सारे आंसर्स आएंगे। Ag प्लस का रिडक्शन होगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉलिड, और दूसरी तरफ इसका ऑक्सीडेशन Ag सॉलिड, ये मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल वाला केस हो गया AgCl। और सिल्वर सॉलिड है, नहीं लिखने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होता है। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन अब क्या होगा, AgCl Cl माइनस, और इस तरफ Ag प्लस। तो ये तो रिएक्शन ये कंसीडर करनी होगी, ये रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अब आप कह सकते हो कि हाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए n की वैल्यू 1। ठीक है, और दूसरा इसका E नॉट आपको पता ही चल गया, उससे KSP भी निकाल सकते हो क्योंकि एक तरह से देखा जाए हाँ है तो यही रिएक्शन ओवरऑल। तो इसका E नॉट पता है, यानी इससे हम डायरेक्ट KSP भी निकाल सकते हैं। ये 1/KSP उससे आ जाए। ठीक है, और इसी का बी पार्ट KSP आ चुका है, AgCl का KSP आप निकाल चुके हो, 10⁻⁻10 आएगा। डेटा बड़े अच्छे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक और पार्ट पूछा, बी पार्ट, कि Ag+ के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने जिंक डाला। Ag+ का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हमने जिंक डाला, क्या होगा। साफ साफ इधर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी अच्छा खासा है, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका E नॉट का डेटा दे रखा है आई थिंक 0.8, इसका E नॉट का डेटा दे रखा है 0.76, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन तो ये तो 1.56। एक तो क्वेश्चन ये पूछा है, कैलकुलेट Zn+2 अपॉन Ag+ आयन कंसंट्रेशन। एक तरह से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही आपसे पूछी जा रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही आपसे पूछी जा रही है। थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, ये ऐसे है, लॉक है, तो 0.059 अपॉन 2 फर्स्ट टू 1.5, अच्छी खासी ज्यादा वैल्यू आएगी। अगर आप देखोगे तो 10 की पावर बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, यानी रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब अगर ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में जा रही है तो कह सकते हो जो लिमिटिंग होगा वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जिंक के कितने मोल्स डाले, देखोगे तो 10⁻³ इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन जैसा KSP पता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी Ag+ की, KSP = S², तो 10⁻⁵ यानी 1 लीटर में 10⁻⁵ मोल। यहाँ पर वॉल्यूम केवल कितना 100 ml, तो इसमें 100 ml में इसके मोल्स कितने होंगे 10⁻�6 मोल्स। लिमिटिंग कौन है Ag+ आयन, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो सिल्वर के कितने मोल्स बनेंगे 10⁻⁻6 मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सेल पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड नहीं, सेल पोटेंशियल दे रखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सेल पोटेंशियल E नहीं, E नॉट चाहिए, तो यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा और उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा। जल्दबाजी में गड़बड़ क्या होती है, वो E से ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी दे रखा है, तो ये कॉमन मिस्टेक है, हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 32 एक फालतू क्वेश्चन है, लैंग्वेज सही नहीं है, केवल यहाँ पर मैंने इसलिए इसको दिया है ताकि आप कहीं पर भी ये क्वेश्चन देखो तो इसे काट देना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ऐसी कहीं वर्ड कहीं पर भी फिजिक्स में भी ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई इंटरनल सप्लाई ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होते हैं, तो ये फालतू क्वेश्चन है, कोई ढंग का सॉल्यूशन मुझे इसका समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो कैंसिल कर देना। क्वेश्चन नंबर 34, ये टाइट्रेशन से रिलेटेड अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइट्रेशन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि केमनोफोर को हम किसके लिए टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, क्या Fe+2 को टाइट्रेट करने में हम केमनोफोर को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस मीडियम में कर सकते हैं, ये पूछा गया है। केमेनोफोर और K2Cr2O7 के लिए पूछा जा रहा है कि क्या हम इनको Fe+2 की टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप केमेनोफोर और K2Cr2O7 को टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो Fe+2 के लिए, तो Fe+2 के साथ इनकी रिएक्शन होनी चाहिए। अब ये Fe+2 के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, तो Fe+2 के साथ जब इनकी रिएक्शन अगर होती है तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा और इनका रिडक्शन होगा, तो अगर इनके रिडक्शन पोटेंशियल और Fe+2 के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम पॉजिटिव हुआ तो ये रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो केमनोफोर का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.51, Fe+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.77, दोनों का सम पॉजिटिव, यानी केमनोफोर Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसी तरह से हम देखें तो K2Cr2O7 का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.38 वोल्ट है, वो भी कर सकता है, तो ये दोनों Fe+2 के साथ रिएक्ट तो कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम एसिडिक मीडियम के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो एसिडिक मीडियम के लिए हमें कौन सा एसिड यूज करना चाहिए, HCl यूज करना चाहिए या H2SO4 यूज करना चाहिए, ये भी पूछा गया। तो देखो जब आप टाइट्रेशन करते हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर केमनोफोर को हम टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं Fe+2 की, तो केमनोफोर की केवल ओनली एंड ओनली Fe+2 के साथ रिएक्शन होनी चाहिए और किसी के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आपने HCl डाला तो H+ आयन भी होंगे, Cl आयन भी होंगे। H+ आयन तो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको तो ऑक्सीडाइज हम नहीं करवा सकते, लेकिन Cl आयन जो है उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो क्या केमनोफोर और K2Cr2O7 इन Cl आयन को और सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अब हमें देखना है। तो Cl आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा देखा जाए तो ये -1.40 है, केमनोफोर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 और K2Cr2O7 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.38, तो केमनोफोर Cl आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, K2Cr2O7 नहीं कर सकता। तो केमनोफोर अगर आप यूज करो तो HCl यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि केमनोफोर फिर Fe+2 के साथ भी रिएक्ट करेगा और Cl आयन के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो केमनोफोर को आप HCl के साथ तो यूज नहीं कर सकते, हाँ K2Cr2O7 को कर सकते हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। जहां तक बात करें सल्फेट आयन की, तो इस क्वेश्चन में इसका डेटा नहीं दे रखा है कि जो सल्फेट आयन है, हमें पता है इसमें जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑलरेडी सल्फर तो +6 में है, और इसका जो डेटा है E0 का, ये इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, -2.01, यानी सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करवाना बहुत मुश्किल काम है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, तो इसका -2.01, इसका 1.51, इसका 1.38, तो कोई भी केमनोफोर और K2Cr2O7 दोनों में से कोई भी सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, तो आप एज ए एसिड सल्फेट H2SO4 यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो का कोई यूज नहीं है। LiCl, NaCl और KCl, Cl तो सब में कॉमन है, K+ की कंडक्टिविटेंस, K+ की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, Na+ की उससे कम और Li+ की उससे भी कम। क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्ट ब्रिज में अगर हम KNO3 यूज कर रहे हैं तो देखिए उसका मेजर
रीजन क्या है, K+ और नाइट्रेट आयन की जो वेलोसिटीज, आयनिक मोबिलिटीज वो नियरली सेम होती है, वही हमें चाहिए, इक्वल मोलरिटी चाहिए। सॉल्युबल तो बहुत सारा डी ऑप्शन है, ये बहुत सॉल्युबल, लेकिन डी ऑप्शन के कारण यानी ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत सारे ऐसे शीट में एग्जांपल्स शीट में जेई एडवांस में क्वेश्चंस है जिसमें मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यूज हो रहे हैं। टफ पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सेल रिएक्शन तो यहाँ पर अगेन H2 कन्वर्टिंग इनटू 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। और यहां पर देखा जाए तो 15 डिग्री पर और 35 डिग्री पर सेल पोटेंशियल 0.23 और ये 0.21। देखिए डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी या -NF, ये टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दोनों टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो ई जो है टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, और लीनियरली वेरी करता है इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा 0.2। एक तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू निकालो। हाँ लेकिन इसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर है, क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच और डेल्टा एस वेरी करेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अलग आएगा, इसको हाफ से कर दूंगा तो आंसर अलग आएगा। यहाँ रिएक्शन नहीं दे रखी तो दोनों ही आंसर सही है, आप यानी आंसर दोनों ही सही है, आप हाफ से मल्टीप्लाई करो या 2 से। तो पहला पार्ट तो क्या करना है, दो इक्वेशन यहां से बनेगी, 15 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस पर ई पता है, टी पता है, डेल्टा एच और डेल्टा एस के लिए सॉल्व करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब जो थर्ड पार्ट है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें इस सेल का क्या पता चल गया, E0 0.22। ये E0 जो है वो इसका E0 और इसके E0 के सम के बराबर, इसका E0 तो 0 है, तो जो ये E0 आ रहा है वो इसी का E0 है 0.22। ये E0 किसका E0 हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल यानी Cl माइनस AgCl, ये आपको पता चल गया 0.22। E0 पता है, Ag प्लस और Ag ये कितना है 0.8, निकालना क्या Ks। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, लेंथी शीट है का बहुत सारे क्वेश्चंस है, 3 टॉपिक भी है। और होता क्या, जितने भी क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड हो रही आते हैं इलेक्ट्रो पार्ट पर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो को हम आयनिक से, इलेक्ट्रो को थर्मोडायनेमिक से कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जेईई एडवांस एक्सरसाइज भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, पैराग्राफ बेस्ड मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो चलिए करिए शीट को अच्छी तरह से, होपफुली आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, नहीं भी हुए हैं फिर से सॉल्व करिए, कोशिश करिए, नहीं होता है तो फिर से डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।